क्या हुआ? आज देखो। ये थोड़ा, तब तक आप लोग थोड़ा बना लीजिए चार्ट। इसको भेज देंगे, लिख लेंगे आप लोग। लिख लो तुम लोग। आलसी लोग हो तुम। इससे पहले कौन सी क्लास चली है? डीएस भी आप लोग पढ़े होंगे। अब मेहनत पड़ जा रही है। क्या करेंगे, थोड़ा मेहनत। हमें लगता है तुम गलत फील्ड में जा रहे हो, तुम्हें चेंज करना चाहिए अपना फील्ड, पढ़ाई के अलावा भी। कॉमेडी में जाना चाहिए। हाँ वही बात बहुत थी। अच्छा ये बात लिख लिए तब तक, थोड़ा बहुत जब तक कर रहे हैं। देखिए नंबर इधर लिख लिए आप लोग, सीरियल नंबर तो लिख ही लिए होंगे, पाँच छः होंगे। नेम ऑफ द फर्टिलाइजर और इक्विवेलेंट एसिडिटी। आई आई थिंक आप लोगों को पता होगा इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है। पता है सबको? देंगे तो बता दोगे? बताओ भैया तुम। बहुत तुम लोग ग्रुप बना रहे हो आजकल। बोर्ड पे। बताओ भैया। हाँ आप ही बताइए। अरे यार भैया। क्या? हाँ। बस भैया तेज बोल दो यार, आवाज़ें नहीं बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे तभी कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ 80 किलोग्राम चूना का प्रयोग करते हैं। ये तो मान लो एग्जाम्पल हो गया ना। लेकिन होती क्या है इक्विवेलेंट एसिडिटी? जो भी एसिडिटी, जो भी एसिडिक फर्टिलाइजर के देने से क्रिएट होती है, उसको दूर करने के लिए जितना हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या जो भी मतलब जिसका भी प्रयोग करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट एसिडिटी। समझ में आया? जो भी अब एसिडिटी कैसे क्रिएट होगी, मैंने आपको बताया था, कई सारे सोर्स बताए थे। बहुत ज्यादा बारिश होगी, पेरेंट मटेरियल मतलब एसिडिक अगर पेरेंट रॉक होगी, और एक हमने और बताया था एसिड फार्मिंग फर्टिलाइजर। तो वही चीज है, उसकी वजह से जो एसिडिटी आती है, उसको हम लोग दूर करने के लिए जितना हम लोग चूने या कैल्शियम कार्बोनेट को इक्विवेलेंट मांगते हैं। क्यों क्यों मानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है? हो जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की आप लोग बताइए। 100 होती है। और 100 पे ही सबको एक तरह से मान के चला जाता है। अभी देखेंगे, अभी इस पे देखिए नंबर एक पे सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाँ लिखिए एनहाइड्रस अमोनिया। अच्छा इसके बारे में नहीं लिखवाए, इसको लिखवाना भी है। एनहाइड्रस अमोनिया देखिए, ये क्वेश्चन आता भी है एनहाइड्रस अमोनिया। ये फर्टिलाइजर हमने नहीं लिखवाया, वो छूट गया था। एनहाइड्रस अमोनिया लिख लेंगे नहीं आप लोग? बोल दे रहे हैं, लिख है कभी? अमोनिया तो लिख ही लोगे, एनहाइड्रस लिख दे रहे हैं। अमोनिया तो ऐसे लिख लोगे ना। एनहाइड्रस। ANHYDROU। कौन सा है? कितनी होती है ना? एक मिनट रुको, पहले कितना बता रही है आप बताइए। हाँ बहुत 148। लग रहा है कम सुना है। चलिए उसके बाद क्या भैया 148 लिखो। अब लिखिए अमोनियम क्लोराइड। मैं बोलूंगा लिख लीजिए आप लोग, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड को? मैथ वाले बताएं थोड़ा। तुम लोग लोक विद्यालय से पढ़े हो, इतना तगड़ा वहाँ पढ़ाया जाता है। हम भी पढ़े हैं वहीं से। बताओ। तब कहाँ से पढ़े हो?
जिला की बात है, पहले बात करने दो। कौन से विद्यालय से पढ़े भैया? अरे नाम तो बताओ यार। क्या? ये कहाँ है? इधर साइड पड़ता भैया? हाँ अच्छा, उधर साइड। बहुत दूर। दुर्वासा ऋषि नाम। अरे यार, लक्ष्मण को भस्म कर दिया आप लोग, पता ही नहीं। रामायण नहीं देखे हैं क्या आप लोग? कोरोना में सब सब लोग देखे हैं, आप लोग नहीं देखे क्या रामायण? रामायण रामायण तो देखना चाहिए भाई, इतना बढ़िया मतलब सीरियल है। हम तो देखते हैं भाई। आप भी नहीं मतलब उस समय देख लिए थे तो वो तो कंठस्थ होना चाहिए ना, एक एक सीन उसका। बचपन में लोग देखते थे। वो नहीं आते थे जब वो, जब सब मतलब हो जाता है तो आते हैं तो नहीं गुस्सा जाते हैं। तो हमारे यहाँ उनका वो बना है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है टीए वालों। आप लोग पढ़ते होंगे जब जिला दर्शन, तो उसमें आता है दुर्वासा तपोभूमि जो होता है स्थल कहाँ पे बना है? ये आजमगढ़ में बना। अरे यार हम ये नहीं कह रहे हैं। गांधी शताब्दी से बीएससी एजी है, इतना दूर से यहाँ आते थे पढ़ने। इतना दूर से डेली आते थे पढ़ने, फिर पेपर देने आते थे। चलो बढ़िया। चलिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए। और भी तो मैं इससे बताओ, जो हमने बोला है NH4Cl को ही नौसादर बोले जाता है क्या? बोला जाता है ना? वही मैं जानने की कोशिश कर रहा था। देखिए, NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड कितना होता है इसका? 100। हमारे में एक कम दिया, 127 दिया है। लिख लीजिए। 127 लिख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा आएगा तो आप लोग कर लेंगे, परेशान ना होइए। थोड़ा मैं इस हिसाब को गलत नहीं मानता हूँ। अगर मान लीजिए 128 भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ऑप्शन इतना वेरिएट मतलब ये नहीं है कि एकदम 27 आ गया अगला 128। ऐसा कभी नहीं तो वो बहुत, जब बढ़िया पेपर आता है। फिर आगे लिखिए आप लोग आगे। देखिए अगला, अमोनियम अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का है 107 इसमें दिया है। थोड़ा सा वेरिएट कर जाता है, आप लोग लिख लीजिए जितना याद किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 107 या 108, कहीं कहीं 110 दिया रहता है। तभी मैं कह रहा हूँ ना। लिख लीजिए, थोड़ा मैं इसको क्लियर भी कर लूंगा क्यों इतना वेरिएशन है। एक्चुअली होता क्या जानते हैं? अलग जैसे ये ऐसे अमोनियम सल्फेट डाल दिया गया है, तो क्या होता है अलग अलग खेत का अलग अलग आ जाता है, समस्या ये है तो एवरेज निकालते हैं। तो अब इन्होंने कहाँ डाटा लिया ये भी बात, इन्होंने तो IEEE से डाटा लिया है जो कि मतलब ऑथेंटिक किताब है। एक बार मैं पूछ भी लूंगा किसी से। चलिए लिख लीजिए आप लोग। 107, 8 या 110 बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो है नहीं, तो लमसम ही है लगभग। अगला लिखिए आप लोग। देखिए अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 93। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। बताओ। बताओ अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट कैसा उर्वरक है? कल मैंने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर बताए थे, जिसमें 3 बताए थे हमने। शायद आपको याद होगा, स्ट्रेट, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, और मिक्स्ड। बताओ। आप बताइए। मिक्स्ड फर्टिलाइजर, वेरी गुड। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो है क्या है? मिक्स फर्टिलाइजर। कई सारे देखिए इसमें जो होता है न्यूट्रिएंट आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए। अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट क्या है? बताइए। अमोनियम सल्फेट क्या होगा? अमोनियम सल्फेट में भी आप लोग जानते होंगे उसमें 3 हैं। तो क्या होगा, 3 न्यूट्रिएंट हैं, लेकिन वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए उसमें देखिएगा। लेकिन उसमें एक ही मेजर न्यूट्रिएंट भी होता है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। समझ में आया? अमोनियम सल्फेट में
तीन चीजें होती हैं। कल मैंने आपको बताया था ना क्या क्या होता है। 20.6% क्या होता है? नाइट्रोजन। 23.7% या 24% क्या होता है? सल्फर। और कैल्शियम? कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम नहीं, सॉरी, दो ही होता है, हाँ। देखिए अगला क्या बोले हम। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 93। 93। फिर आगे लिखिए यूरिया। देखिए यूरिया का 80। जी भैया 80। फिर आगे लिखिए आप लोग डीएपी 77। यूरिया का 80, डीएपी का 77। हाँ भैया सर, 7 दहाई 7 देखिए आगे लिखिए, बातें ना करिए आप। अमोनियम नाइट्रेट 60। उसके बाद आप लोग लिखिए मैप। मैप माने अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट, MAP इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। मैप डैप, MAP DAP। MAP का ही बड़ा भाई होता है DAP, बताऊंगा कैसे। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मोनो अमोनियम फास्फेट 55। 55। देखिए इक्विवेलेंट एसिडिटी की आप लोग परिभाषा भी लिख लीजिए। देखिए हिंदी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए अच्छा, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर द, सिंपल सी परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर द, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ, amount of lime required for the reclamation of, amount of lime required for the reclamation of acidity, reclamation of acidity, reclamation of acidity caused by, reclamation of acidity caused by, caused by, caused, CAUSED, caused by 100 kilogram of nitrogenous fertilizer, 100 kilogram of nitrogenous fertilizer। समझ में आया कि नहीं आप? सही है। या कोई भी वो एसिडिक फर्टिलाइजर, ब्रेक स्लैश करके लिख दीजिए। स्लैश मतलब समझते हैं ना, इस तरह से। एसिडिक फर्टिलाइजर, एसिडिक फर्टिलाइजर। क्या बताया हमने परिभाषा कि अमाउंट ऑफ लाइम, यही बोला ना मैंने, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिटी दैट इज caused by नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और एसिडिक। समझ में आया क्या नहीं? कि कितने चूने की आवश्यकता पड़ रही है, कितना चूना की आवश्यकता पड़ रही है आपको 100 किलोग्राम एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर देने या एसिडिक फर्टिलाइजर देने से। तो कई बार पूछता है यूरिया इज बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर, तो ध्यान रखिएगा यूरिया जो होता है वो एसिडिक इन नेचर। ओके, क्लियर है सबको? सभी लोग क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब वो 6 याद कर लेना आप लोग। जैसे जो आप लोग याद किए हैं पहले से, कोई उसमें बहुत ऐतराज नहीं हो, तो लमसम ही है, एक आध दो डिजिट जो होता है इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं इसको पूछ भी लूंगा कभी कि इतना डिजिट क्यों फेर हुआ है। अगर 110 याद किए हैं उसका अमोनियम सल्फेट का तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, 107 ही है तो लमसम हो जाता है। और यूरिया का तो सही है 80, उसमें भी गड़बड़ है, 82 है, 80 है ना। 77 डीएपी का वो तो सही है, बस वही थोड़ा बहुत एक में गड़बड़ हुआ था, एक 128 वाला गड़बड़ है, 110 वाला। चलिए अब आप लोग लिखिए
ऐसे ही एक चार्ट है वो हम भेज देंगे, लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट बेसिसिटी का, वो लिख लीजिएगा आप लोग। अब आप लोग हेडिंग क्या डाले थे, कौन सा फर्टिलाइजर बताइए भैया। हाँ किसान खाद डाले थे ना आप लोग। देखिए, अरे कहा नहीं यार, कैन डलवाए थे, कैन, CAN। देखिए आप लोग कौन सा फर्टिलाइजर जो भी रहा हो नंबर, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन। देखो भैया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म है कैन। ये क्वेश्चन आया था ना, कहीं पे आया था, TM आया था क्या, आया हुआ, अरे ये तो बहुत बार आया हुआ भाई, किसको, न्यूट्रल। हाँ यही, इसी को अभी लिखवाऊंगा, सब परेशान ना हो, अलग नाम जितने भी 3 4 नाम हैं लिख लीजिएगा, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट। ओके, देखिए आगे, जब, अच्छा इंग्लिश में लिखना है, अमोनियम नाइट्रेट इज मिक्स्ड विथ, अमोनियम नाइट्रेट, आप लोग फार्मूला लिख पाते हैं कि नहीं अमोनियम नाइट्रेट का, काहे, तो सरल होता है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, दोनों में एक ही चार्ज होता है, इसीलिए कोई वैलेंसी लगती नहीं। अमोनियम नाइट्रेट इज मिक्स्ड विथ, इज, क्या हुआ, लिख नहीं रहे हो तुम, हमारा दिमाग क्या खोया हुआ है। पेन तुम्हारे भैया, उसको पेन दे दो यार एक कोई। सोचो तुम्हारा व्यवहार कितना खराब है, कोई पेन नहीं दे रहा तुम्हें। वही तो। अरे तो कोई एक पेन होगी, प्लीज लिख लो, क्या दिक्कत है? अरे हमारा जो पहले पार्टनर था, वो देखते थे MSc वाली कॉपी सिर्फ एक ही पेन से लिख देता था, नहीं था ओ एग्जाम वाली, एक ही पेन से ब्लू से ही सब, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन तो लिखना ही रहता है, आंसर तो लिखना रहता है उसमें सब, एक ही पेन से, उसमें दूसरे पेन का यूज नहीं होता। दे दीजिए नंबर। डिस्टर्ब ना किया करो यार बीच में तुम लोग। देखो आगे, अमोनियम नाइट्रेट इज मिक्स्ड विथ लाइम स्टोन, अमोनियम नाइट्रेट इज मिक्स्ड विथ लाइम स्टोन, बताओ भैया, तुम बताओ, चश्मा बताओ, लाइम स्टोन का सूत्र बताओ, सब पता रहेगा। जूता खरीदने, चप्पल खरीदने चले जा रहे हो वहां उतना दूर, पढ़ लिया करो। वहां का नाला देखने, पता है इंग्लैंड का प्रिंस आया था, तुम्हें पता है कि नहीं? हाँ वही जाजमऊ का नाला देखने, इतना बड़ा नाला था, इंग्लैंड का प्रिंस। बताओ, अच्छी चीजें नहीं दिखाते हैं यूपी के लोग। नाला एक बहुत बड़ा नाला है, हम भी नहीं देखे हैं, बहुत बड़ा नाला सुने हैं, जाजमऊ में। अरे तुम लोग मत चले आना, नाला ही है यार, उसमें गंदगी आएगी। थोड़ा तो मतलब, हाँ कानपुर में ही जाजमऊ है, चमड़े की मार्केट के लिए फेमस। थोड़ा सा बताओ, तुम बताओ, बताओ भैया, लाइम स्टोन का सूत्र बताना भाई, दिए, लिख लो, जिसको नहीं पता लिख लीजिए। थोड़ा सिंपल सिंपल चीज याद रखा करिए, लाइम स्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, उसी को कैल्साइट बोला जाता है, सब एक ही तो नाम है, लिख लो। जिसको नहीं पता लिख लीजिए, तुम्हें पता था लाइम स्टोन सूत्र, नहीं पता हो तो लिख लीजिए। जब अमोनियम नाइट्रेट की क्रिया लाइम स्टोन के साथ की जाती है, टू प्रोड्यूस कैन, हम इसीलिए शॉर्टकट में बोलेंगे टू प्रोड्यूस कैन, टू प्रोड्यूस कैन। अरे यार थोड़ा तो आप लोग दिमाग लगाइए भैया, CO3 प्लस अमोनियम नाइट्रेट, C फॉर कैल्शियम, K फॉर अमोनियम, के बाद क्या आपका बचा, नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अरे लिखो मत, समझ लो कैसे बनता है, सिंपल सी क्रिया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो हमने क्या लिया, कैल्साइट और अमोनियम नाइट्रेट ले लिया, ये आपका कैल्शियम हो गया, ये आपका अमोनियम हो गया, और बचा आपका नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कार्बोनेट जो होता है वो बाहर निकल जाए, सिंपल सी बात है कि नहीं। देखिए आगे, उसमें वो रिएक्शन नहीं लिखना, वो नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वो लिखवाऊंगा आपको, लिखिए आगे, देखिए, इट इज, इट इज न्यूट्रल फर्टिलाइजर, इट इज न्यूट्रल फर्टिलाइजर, इट इज, थोड़ा सा पेन तेज चलाइए आज,
इट इज न्यूट्रल फर्टिलाइजर। लिखिए पॉपुलरली नोन एज किसान खाद, या फार्मर फर्टिलाइजर। फार्मर माने भी किसान होता हो, किसान मतलब किसान होता है, फार्मर फर्टिलाइजर। फिर लिखिए आगे, इट कंटेन्स 25% नाइट्रोजन। सही बात है, पता होगा। इट कंटेन्स 25% नाइट्रोजन। इट कंटेन्स 25% नाइट्रोजन with equal amount of with equal amount of with equal amount of ammonium and nitrate। एक बार टेस्ट हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको अभी बताएंगे क्वेश्चन। जो लोग टेस्ट दिए होंगे मतलब बहुत बहुत डीप क्वेश्चन आया था, पर आ गया था क्वेश्चन, टेस्ट में ही आया था, एग्जाम में नहीं आया। पहले ये बताइए, ये जो होता है मैंने क्या बोला, ये न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या? मतलब ये कोई एसिडिटी क्रिएट नहीं कर रहा। तभी देखिए हमने वो जो चार्ट में लगभग फर्टिलाइजर जो भी पढ़ाए सब लिखवाए, लेकिन इसके बारे में नहीं लिखवा। इसका मतलब अगर ये 100 किलोग्राम दोगे तो बिहारी बाबू बताओ कितनी एसिडिटी क्रिएट करेगा? 0। वेरी गुड, 0 किलोग्राम एसिडिटी जो होता है क्रिएट करेगा। सही है। इसके इसके लिए चूना कितना डालेंगे तब हम लोग? 0। वेरी गुड। अगर घुमा के पूछा तो इस तरह से आप लोग। फिर लिखिए अगला पॉइंट, फिर लिखिए आगे। देखिए, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन कैन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन कैन, कैन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कैन CAN। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन कैन इज ड्यू टू एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इज ड्यू टू एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन is due to addition of calcium carbonate which lowers the which lowers the which lower LOWE जिसकी वैकेंसी आने वाली है, which lowers the hazardous effect of which lowers the hazardous HAZARDOUS which lowers the hazardous effect of ammonium nitrate, which lowers the hazardous effect of। समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट? थोड़ा सा पढ़िए इसको। इसका मतलब ये है कि अमोनियम नाइट्रेट आपको हम पहले बता चुके हैं, इसकी CRH वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, 59 होती है कि नहीं? एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। अगर इसको ऐसे रख दो कि खुले एनवायरनमेंट में क्या बना लेगा, बड़े बड़े तो अपने तरफ क्या बोलते हैं, ढोक्का बना देता है बहुत बड़े लम्स बना देता है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े टुकड़े बना देगा। अब उसको थोड़ी ना ऐसे ले आके पटक दोगे को, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, समस्या हो जाएगी। इसीलिए, लेकिन अब देखिए, अब आपको पता कैल्शियम जो होता है उस सॉइल के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो हमने क्या किया, देखो दिमाग कितना बढ़िया लगा है, अमोनियम नाइट्रेट तो बन गया है, ठीक है, उसमें 33% नाइट्रोजन है। सोचिए अमोनियम नाइट्रेट में कितनी परसेंट है, 33%। और हमने क्या किया उसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट को उठा के मिला के एक खाद बना दी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैन। और देखिए हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, एक घाटा हुआ जो अभी हमने लिखा था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सही बात है, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो रही है, नाइट्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब समस्या क्या आ रही है, आप लोग थोड़ा सा क्लियर इसमें क्लियर होइए। नाइट्रोजन की क्या हो रही है, इसमें कमी आ रही है, लेकिन अच्छा भी तो हो रहा है। कोई भी एसिडिफाइंग प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, देयर इज नो एसिडिफाइंग प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज खाद, है कि नहीं?
एक तरफ से अगर घाटा हो रहा है तो एक तरफ से नफा भी तो हो रहा है कि? ये बात समझिए आप लोग, अगर घाटा हो रहा है तो नफा भी तो हो रहा है। अरे यार, ये बताओ, अमोनियम नाइट्रेट हम कल पढ़ाए थे, ठीक है? वो कैसा होता है, कल बताया थे ना, वहां बम पकड़ाया था, उसका प्रयोग जो होता है एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, कभी कभी रखे रखे फट जाता है। और इसको अगर ऐसे बोरा, भाई कोई भी खाद आएगी तो बोरा में आएगी, कटोरे में तो लाओगे नहीं, है कि नहीं? तब बोरा में लाए, अपने घर पे रखोगे लाके, तो क्या होगा, वो खुले उसमें हाइग्रोस्कोपिक एक हमने नेचर बताया था, वो क्या करता है, वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके बोरे के अंदर, ये ऑटोमेटिक क्रिया होती है, इसमें कुछ करना नहीं, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है? अब वो आ गई, जब मॉइस्चर आ जाएगी तो क्या होगा, बड़े बड़े उसके पीस बन जाएंगे। अब बड़े बड़े पीस तो ले आके ऐसे डालोगे तो नहीं, तुमको क्या कहिए, छोटे छोटे प्रिल्स, प्रिल्स फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, यूरिया जो होती है किस फॉर्म में, या कोई भी जो उर्वरक होता है वो प्रिल्स फॉर्म में होता है कि नहीं? अब समझ में आया? तो उस रूप में तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या किया, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया होगा भाई, अमोनियम नाइट्रेट तो हमारे पास है ही है, अब क्या करते हैं हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अच्छा चीज है भाई, हमेशा हम लोग काम करने के लिए इसका यूज कर ही रहे हैं, तो इसके साथ हमने क्रिया करा के ये उर्वरक बना दिया। हुआ क्या कि इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कम हो गया, लेकिन क्वालिटी इंक्रीज कर गई। क्या इंक्रीज कर गई, कि देयर इज नो एसिडिफाइंग प्रॉपर्टी इन फाउंड इन कैल्शियम कार्बोनेट या किसान खाद या फार्मर। अब लिखिए आगे, द एसिडिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ अमोनियम, the acidifying property of ammonium, the acidifying property of ammonium is buffered by the is buffered by the calcium। यही वाला क्वेश्चन जो था टेस्ट में एक बार आया था, मुझे याद आया आज। द एसिडिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ अमोनियम इज बफर्ड, BUFFERED, बफर्ड बाय द कैल्शियम इन कैन, इन कैन। यही क्वेश्चन पूछा था कि जनरली अमोनिया जो होती है वो सॉइल में एसिडिटी क्रिएट करती है, लेकिन कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट किसान खाद में अमोनिया होते हुए भी वो एसिडिटी क्रिएट क्यों नहीं कर पाता है, इसको इंग्लिश में लिख के बहुत तामझाम बना के पूछा गया था। तो होता क्या है कि उसमें होता है कैल्शियम, क्या कर देता है उसको, बफर, बफर मतलब समझते हैं, तो आप लोग समझ, बफर सिस्टम चल रहा है आजकल ना, जानते हैं, वो तो खाना वाला हो गया। लेकिन बफर में होता क्या, आप लोगों को मैं जब पीएच मेजरमेंट बताऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, 3 गोली में शायद बताया भी था एक दिन, बफर सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच निश्चित होता। बफर मतलब होता है किसी चीज को प्रिवेंट कर देना या रोक देना, पीएच कुछ होगा ही नहीं। भाई सारा खेल तो पीएच का ही है ना, सारा खेल किसका है, पीएच है। अगर कोई चीज एसिडिक हो रही है तो उसको कैसे ज्ञात करोगे, पीएच से तो ज्ञात करोगे, है कि नहीं? पीएच मीटर में जब मिट्टी को ले जाओगे, मेजर करोगे, तो सारा खेल किसका हो गया, पीएच का। तो बफर क्या होती है, बफर सॉल्यूशन की क्या आती है, बफर क्या होता है, एक टेबलेट आती है, वो तो बफर अलग अलग चीज, सॉइल साइंस में बता रहा हूँ, टेबलेट आती है, टेबलेट मतलब गोली, समझ में आया? तो एक 4 पीएच की आती है, एक 7 की आती है, एक 9.2 पीएच की आती है। तो उसको रख के हम लोग पहले पीएच मीटर से जो होता है क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहले हम लोग पीएच मीटर की, पीएच मीटर सही काम कर रहा है कि नहीं कर, ये चीजें जो होती है। तो बफर का मतलब यहाँ पर, उसको बफर मतलब एक ही जगह पे निश्चित कर देती है, कोई दिक्कत उसमें परेशानी नहीं होती है। आगे लिखिए आगे, अगला पॉइंट लिखिए, इट इज सुटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग, इट इज सुटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग। आई थिंक आप लोग जानते होंगे टॉप ड्रेसिंग, इट इज टेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग, DRESSING, इट इज टेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग मतलब क्या होता है बताओ तुम, बताओ। टॉप ड्रेसिंग एक मैंने वर्ड लिखवाया ना, बताओ। टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में हाथ देना, टॉप ड्रेसिंग का तो नहीं पता, वो ब्रैकेट में वहीं कहीं लिख लेना, जो ना पता रहेगा लिख लिया करो। टॉप ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, खड़ी फसल में खाद देना। एक होता है बेसल ड्रेसिंग, बुआई के समय जो होता है फर्टिलाइजर का, जब मैं मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तब। फिर अगला पॉइंट लिखिए,
इट इज रेजिस्टेंट टू लीचिंग। इट इज रेजिस्टेंट टू लीचिंग। इसके अन्य नाम लिख लीजिए, अदर नेम लिख लीजिए आप लोग थोड़ा सा इसके। दो तो आपको पता ही है, ठीक है, थोड़ा और लिख लीजिए। न्यूट्रल फर्टिलाइजर, न्यूट्रल फर्टिलाइजर। फिर लिखिए आगे, नाइट्रोलाइम, NITROLIME, नाइट्रोलाइम। फिर आगे लिखिए नाइट्रोचाक, नाइट्रोलाइम, नाइट्रोचाक, नाइट्रोचाक। चाक की स्पेलिंग CHALK, में से एल जो होता है क्या होता है, साइलेंट होता है। नाइट्रोचाक। ये सब जो होता है इसके, और भी एक है लैन, लाइम अमोनियम नाइट्रेट। अब आप लोग हेडिंग डालिए अमोनियम क्लोराइड, होता है 25% नाइट्रेट। अगली हेडिंग डालिए आप लोग, अगले फर्टिलाइजर की। पहले बताइए इसमें जो जितनी प्रॉपर्टी, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसीलिए इसको हमने डिटेल में बताया, जो इंपॉर्टेंट देखिए उसको डिटेल में बता रहे हैं, वरना जल्दी जल्दी बढ़ो। देखिए आप लोग आगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड नेक्स्ट फर्टिलाइजर। कितना परसेंट होता है इसमें, अमोनियम। भाई अमोनिया डायरेक्ट यूज नहीं होगा, देख लीजिए अभी तक जितने भी फर्टिलाइजर बता रहे हैं, अमोनिया से ही हम लोग क्या बना रहे हैं, अमोनिया से ही हम लोग बनाए थे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है। कभी भी बनेगा तो उसमें अमोनिया की यूज जरूर होगा। समझ में आया कि नहीं, में अमोनिया की यूज जरूर होगा। इसीलिए मैंने पहले कौन सी विधि बताई थी, हैबर एंड फॉस्फोरस के द्वारा हमने क्या बना दिया, अमोनिया को बना दिया। उसके बाद हमने यूरिया को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस को यूज किया, कौन से वैज्ञानिक जो थे, हॉलर ने। फिर उसके बाद हमने जो अभी जो बनाई जा रही है उसको कैसे हमने बनाया, लिक्विड अमोनिया और, लिक्विड अमोनिया और, लिक्विड अमोनिया और वो बाय, और बीच में जो आया था अमोनियम, क्या, अमोनियम कार्बामेट, ये जो था बीच का प्रोडक्ट था। फिर आगे लिखिए अमोनियम क्लोराइड, जिसमें लिखिए 25% नाइट्रोजन। ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, बस इतना बहुत है, इतना याद रखो। ये क्या होता है अमोनियम क्लोराइड, ये बहुत ज़्यादा बहुत कम किसान यूज करते हैं, बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो होता है किसान बहुत कम यूज करते हैं। और ये अब 25% नाइट्रोजन है तो क्या होगा, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर होगा, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसमें मैं इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ। अब देखिए आगे क्या, वो दूसरा होता है क्लोरीन की वजह से थोड़ा बहुत कैसे, लेकिन वो KCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड। पर इसमें ऐसा तो नहीं, पोटेशियम क्लोराइड होता है। कहाँ पे पढ़े हो बताओ तो। पोटेशियम क्लोराइड होता है जहाँ तक मेरे मतलब जानकारी में, क्योंकि उसमें क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन जो होते हैं वो सोलेनेसियस क्रॉप्स और बहुत सारी फसलों का वो हानिकारक होते हैं, जिसको MOP भी बोला जाता है, पोटास पोटास। इसमें 58% जो होता है वो क्या होता है, पोटास होता है, इसका तो नहीं पता है। चलिए आगे लिखिए थोड़ा सा और। हाँ अब लिख लीजिए लो वाटर सॉल्यू, ये वाला क्या कहते हैं, रुक जाइए एक, लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें तीन चार हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको। स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, आप लोग जानते भी होंगे स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक्चुअली क्या होता है, लिख लीजिए, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। स्लो रिलीज, स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, रिलीज की स्पेलिंग तो लिख ही लेंगे ना, RELEASC। स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की सबसे बड़ी कमी जानते हैं आप लोग क्या होती है, लीचिंग। वेरी गुड, अब बहुत बता दिए यार।
लीचिंग जो होती है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की सबसे बड़ी कमी होती है। लीचिंग की परिभाषा क्या होती है आप लोग जानते हैं? बताया हूं ना, क्या होती है बताओ। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इंक्लूड विथ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स, उसके साथ, मतलब पानी नीचे चला जा रहा है किसके साथ मिलके? न्यूट्रिएंट और मिनरल के साथ। और जब सारा जो खाना पीना सब चला जाएगा बेचारे पौधों का नीचे, क्या ही मतलब रह जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया नहीं? कोई मतलब रह जाएगा? तो अगर आप न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन फिर या यूरिया दे, यूरिया में भी लीचिंग की काफी अच्छी समस्या है। यूरिया में भी लीचिंग की बहुत अच्छी खासी समस्या है। तो इसके लिए अब वैज्ञानिकों ने उस पर काम करना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने उस पर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने विभिन्न तरह के जो होता फर्टिलाइजर बनाए, जो स्लो रिलीजिंग, जिनको हम लोग नाम से देते हैं स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर। अब स्लो रिलीजिंग में क्या होगा कि वो धीरे धीरे रिलीज होंगे, तब लीचिंग जो होगा कम होगी। जब धीरे धीरे जैसे दे दिया तुमने, मान लो तुमने बेसल ड्रेसिंग दे दिया, मतलब खेत की बुआई के सामने हमने 50 किलोग्राम एक बीघे में, हमारी तरफ लगभग 2 किलोग्राम बिस्सा पड़ता है, 2 किलोग्राम का जो होता है पड़ता है। तो हमने मान लो 20 बिस्सा का होता है एक बीघा, 40 किलोग्राम हमने या 50 किलोग्राम, एक वही जो एक 25 किलोग्राम का आता है वो हमने दे दिया। तो लेकिन हमने ना यूरिया ना दे के हमने क्या दे दिया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, जो अभी मतलब पढ़ेंगे, 4 हैं, ज्यादा नहीं, 4-5 हैं। तो ये क्या है, स्लो रिलीज। अब इससे क्या होगा फायदा, इसमें ठीक ठाक कंटेंट भी है नाइट्रोजन का, इसमें ठीक ठाक कंटेंट भी है नाइट्रोजन का। और दूसरा फायदा क्या है कि ये स्लो रिलीज होंगे। जब स्लो रिलीज होगा तो फायदा क्या हो जाएगा, इसमें लीचिंग नहीं होगी। जब लीचिंग नहीं होंगी तो जितना खाना दे रहे हो भाई उतना आदमी खा लेगा, और खा लेगा तो एनर्जी, खा तो रहा ही, एनर्जी नहीं मिल पा रही, वो मतलब खा रहा लेकिन पच नहीं रहा, समझ लो एक तरह से खा रहा लेकिन डाइजेशन नहीं हो पा रहा, वो सारा नीचे चला जाए, जब नीचे चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खासकर इसीलिए देखिए, धान में आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अगर धान आप जिस पढ़ा होगा, धान में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहां पर हम लोग अमोनियम सल्फेट का, और भी उसका कौन से जोन में देना चाहिए शायद आप लोगों को पता होना, रिड्यूस जोन में चाहिए कि ऑक्सीडाइज जोन में। जब आप लोग को धान पढ़ाएंगे सर जी ना, उनको पढ़ाना चाहिए अच्छे से, है। आप लोग जाके सुंटा उठाइएगा, देखिएगा वहाँ पे लिखा। तो वहाँ पे इसीलिए जो होता है में पैडी में क्या होता है भाई, पानी होगा। टीचिंग के लिए क्या चाहिए, पानी तो चाहिए ही चाहिए, है कि गेहूं में थोड़ी नहीं लिखता। पैडी में तो समझ सारा हाँ, भारत की एक मुख्य फसल है कि नहीं, है कि नहीं, है ना? इसी को ध्यान में रख के इस वहाँ पे क्या कहा जाता है, अमोनियम सल्फेट डालो। लेकिन समस्या क्या, अमोनियम कम है, नाइट्रोजन 28%, ये सारी समस्याएं थोड़ा सा आ जाती, तब भी किसान लोग भाई कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। अगर आप लोग घर में वाली, ये महंगा भी पड़ जाता है ना, खेत भी छोटे छोटे, बड़े वालों खेत हैं वो लोग खेत पे थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट डाला करें धान की खेत। तो बड़े हैं 100-200। देखिए आगे। अच्छा हाँ, मतलब टॉप ड्रेस मतलब फोलियर स्प्रे करना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये वाली बात तो पूछ रहे हो ना? मान लो आएगा, मोबाइल मत चलाओ, दिखता है यहाँ सब खतरनाक आंख है टीचर एज अ टीचर, मतलब जब जब यहाँ पर आप ही खड़े हुए, यहाँ सब दिखता है कौन क्या कर रहा है। हाँ भैया देखिए, जो होता वही, तो इतना बात समझिए आप, जो आप क्वेश्चन पूछे हैं कि नाइट्रोजन का फोलियर स्प्रे करना चाहिए या सीधे जमीन में दे देना चाहिए। तो फोलियर स्प्रे में क्या होता है, क्वांटिटी कम लगती है, स्प्रे में क्या होता है, क्वांटिटी कम लगती है, और वो थोड़ा बार बार, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे कि अपना लक्ष्य क्या है। जैसे देखो, समस्या क्या है इंडिया, पता इंडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है खेती के केस में? बहुत सही, लगभग 86%, आप लोग पढ़े होंगे ना, 86 उसमें कुछ डाटा, डाटा तो 86% जो होता है किसान क्या है, मार्जिनल। क्या होता है मार्जिनल फार्मर? यार ये तो जानो, जिनके पास
1 हेक्टेयर से मारेंगे, सही हो जाओगे क्या? तुम लोग पढ़ रहे हो यार, तुम लोग ऐसे बेइज्जती कराओगे कोचिंग का। 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? मार्जिनल। ये सब तो यार सुनना सब लिखा, छोड़ छोड़ देते बच्चे जान रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। और आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी रिड्यूस करना, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं खेती की कंडीशन से, बहुत गरीब है भाई। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम करना है। तब हम लोग क्या करते हैं, फिर स्प्रे जो होता है ज्यादा नहीं कर पाते हैं, किसान कहाँ जाता है अप्लाई कर पा, कोई कर रहा है भाई, बहुत रेयर केस में होता है। और डरते भी हैं कहीं लीफ ना बर्न कर जाए। है तो फोलियर स्प्रे बहुत अच्छा, अगर आपका बृहद खेत है तो आप अप्लाई करिए, क्या दिक्कत है। और उसमें क्या होगा, जैसे फुलेर एक बार इसे खाद दे दिया तुमने, देखो अभी अब गेहूं के केस में क्या होता है, आप लोग कितनी बार खाद देते हो, देखो एक बार गेहूं की बुआई किए तब दे दिए, एक बार जो सीआरआई स्टेज पे जो सिंचाई करते हो वैसे लगभग 80% किसान सीआरआई पे करते ही नहीं है। करते हैं जब 25-30 दिन हो जाता है तब करते हैं। और आपको पता होगा ये बात कि अगर सीआरआई स्टेज पे गेहूं की अगर नहीं हो रही तो लगभग 30 से 40% हो क्या यील्ड डिक्रीज कर जाए, लगभग 30%। एकदम फैक्ट बात है। आईआरआई में इसका भी सोच कई सारी मतलब, तब भाई कई बार इसको सोच तो होता ही नहीं है। अब जब उसके बाद एक बार दे देंगे, एक बार और सिंचाई करेंगे, बस 2 सिंचाई और कहा क्या गया 6 सिंचाई, मान लो चलो तो 6 ने 3 ही दे दो तुम लोग, 3 तो दे सकते हो ना। जितनी बार सिंचाई करो उतनी बार खाद का भी एप्लीकेशन कर देते हैं, 3 बार में हो जाता है। अब वो ऐसा फोलियर में कई बार करना पड़ता है, और उसके लिए आदमी खोजो, उसका पानी भर बार फैलाओ, और उसमें पता चले कहीं ज्यादा अगर घोल बन गया तब भी दिक्कत है। ये सब समस्याएं थोड़ा सा हैं के लिए। जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग, और डर भी लगता है कहीं, अब बता दे कोई, एक बार क्या हुआ, हम सीएसएस ले गए, आप लोग को पता होगा वरुड़ा, वरुड़ा एक वैरायटी है, तो टाइप 59 भी बोलते हैं, सही बात है, T59 भी बोलते हैं। सरसों की एक वैरायटी है। अब ले गए हम, कहें पापा मतलब घर पे दे दिए यहाँ भी दिए, दो जगह मतलब घर है नगर में भी, यहाँ पे दे दिए दोनों जगह लग गई। अब होता क्या है, सरसों की टाइमिंग क्या है, 1 से 15 अक्टूबर में है ना। अब अब देखो, अब हमारे यहाँ धान कब कटता है, कटता है नवंबर में अब उसमें देखो, अब जब तुम लेट लेट सोइंग करोगे तो सबसे बड़ी समस्या किसकी आती है सरसों में, माहों की। सारा माहो सर डाली अब हम लोग कैसन बिया लायक मतलब कैसन जो होता है वो सीड ला के दे दियो, और हमको रे ले वो लोग तब से हमने भैया कान बोले जो हो रहा है होने दो, ज्यादा ज्ञान मत दो। ये सब समस्या है। अब यार उसको बोना चाहिए था, उसमें वैरायटी गलती, वैरायटी टाइप 51 टाइप, जो T59 बड़ा नंबर 1 वैरायटी है भाई, सीएसए के द्वारा डेवलप की गई वैरायटी है ये। वो भी बनारस से, उसका जो होता है कल्टीवर कोई लाया तो उसमें शोध करके बाद में, पहले बहुत। देखिए आप लोग कुंदन एक धान जिसकी, ठीक है, अभी देखिए रिसेंटली में 2 वैरायटी जो था रिलीज हुई है। चने की कितनी वैरायटी बनी है, मटर की देखिए आर्किल, आर्किल, आजाद P3, आर्किल पता नहीं यहाँ से बनी है, थोड़ा सा इसमें लेकिन आजाद P3, बहुत सारी वैरायटी सब यहीं से। अब वेजिटेबल भी तो इसी, जो वेजिटेबल से बहुत सारी वैरायटी निकली हैं, आईपीआर, ये सब समझ लिया एक ही तो मतलब इंस्टीट्यूट है लगभग मिला जुला के। सोचिए कितना बढ़िया बढ़िया वैरायटी निकलती थी, लेकिन अब कहाँ निकल पा, है कि नहीं। तो वही सब समस्याएं थोड़ा सा है। और मान लीजिए अब तो हाइब्रिड सीड आ गए हैं ज़्यादातर, तो सीड है, क्या होती है सरसों सीड, 5 से 6 सरसों की सीड, समझे। तो फोलियर स्प्रे इज बेटर बट व्हेन योर एरिया इज गुड एंड योर नॉलेज, पहली बार नॉलेज का भी कंसंट्रेशन उसमें ध्यान रखना है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कितना जो होता है 1 लीटर पानी में कितना यूरिया का घोल जो होता है तैयार करके आप लोग स्प्रे करवा सकते हैं। होता क्या किसान, आप देखिए उतना क्या चाहिए भाई, खेती कर लिए, धान धान अपने आप, आजकल धान जो होता है हाथ से कहाँ कट रहा है, क्या उसके लिए क्या आ गया है, कंबाइंड हार्वेस्टर, सारा काम हो जा रहा है। और उसके बाद स्टेबल जो समस्या आ जाती है ठंडियों में, जो दिल्ली में मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी उठाती है, सब लोग मतलब उठाते हैं कि किसान पराली जला दे रहे हैं। अब भाई क्यों ना जलाए, क्यों ना जलाए, सारा क्या वही ठिका लिया किसान ही बेचारा। आप लोग खुद सोचिए भाई, एक बार आग लगा दिया हो गया काम। अगर मान लो चलो ठीक है हम पराली नहीं जा रहे हैं तो, और तुम लोग इंडस्ट्री से हो रहा है उसका कोई नहीं देखता है। जब वहाँ पे स्टडी हुई तो देखा गया है लगभग 60 से 70% जो था पॉल्यूशन वो इंडस्ट्री के थ्रू हो रहा है, ना कि पराली के थ्रू। लोग कहते हैं पंजाब के किसान ये सब, ये देखिए एक तरह से पॉलिटिक्स ही होता है कि नहीं। अब क्यों ना चला भाई, क्या अब उसके लिए हम चले एक केमिकल लेके आए, जो एक केमिकल आईआरआई ने तैयार किया उसका नाम क्या है, प्यूसा डी
कंपोजर जो 2-3 साल पहले आप लोग पढ़े होंगे पेपर में नाम आया था, पूछा डीकम्पोजर था। डीकम्पोजर डीकम्पोजर मतलब उसको भाई पराली कट गई है उसके बाद छिड़ा, अब उसका भी तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में तो जुड़ेगा, है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में तब ये सब सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, एक आग काम तमाम। भाई वो जरूरी भी है। और बीच में निर्देश बहुत ज्यादा एफआईआर हो जाती थी, एकदम दौड़ा दौड़ा के पकड़ लेती थी, लेकिन ये गलत है ना, है कि नहीं? भाई पराली जलाना गलत बात है, हम चलो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम इंडस्ट्री पे तो, है कि नहीं? अगर इंडस्ट्री लगा रहे हो तो अभी देखो ना, यहीं से लखनऊ जाओ ना में समझ लो परफ्यूम लेके जाना पड़ता है हाथ में या मास्क लगाना, कितना नरक है कि नहीं? चलिए लिखिए। तो समझ में आया कि नहीं आपको कि बोले स्प्रे इज गुड, बेटर देन बेसल या जो अपना दे रहे हैं, है कि नहीं? बट क्या इंडिया में ही, अभी देखिए अमेरिका अमेरिका में खेत बड़े बड़े हैं, है कि नहीं? अमेरिका में खेत बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पे जो था लो नई नई तकनीकों, सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है? ये स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। देखिए हिंदी में लिख लिए या इंग्लिश में लिख लिए, टू इंक्रीज द टू इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी we should applied slow release nitrogenous fertilizer, we should applied को अप्लाई करना चाहिए स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। लिखिए आगे लिखिए, लिखिए नंबर 1 लिखिए यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया नंबर 1 लिखिए कौन कौन सा है। द कॉमनली, इसे अभी हेडिंग क्या डलवाएं उसमें, द कॉमनली यूज्ड स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फिर आर लिखते उसके बाद सब लिखते, है कि नहीं? तो लिख लिए इसे डायरेक्ट लिखिए आप लोग, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, यूरिया फॉर्मेल, यूरिया तो लिख ही लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड किस में लिखो आप लोग, FORMAL, FORMALDEHYD, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। लिखिए इसमें 38% नाइट्रोजन होता है, कितना होता है? 38%। और लिख लीजिए इट इज फर्स्ट स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। क्या हुआ, कहाँ दूसरे में देख रहे हो, दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें, बताओ बताओ क्या दिक्कत? तेज हो जाए, तेज तो हम पढ़ाते भी नहीं, तेज पढ़ाते हो तो तब तक स्लिप पढ़ाते हैं। तो 38% क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन होता है। इट इज द फर्स्ट स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, याद रखिएगा ये पहला है। क्या नाम है इसका? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। फिर आगे लिखिए आप लोग, देखिए यूरिया जेड, यूरिया जेड, यूरिया जेड, यूरिया लिख के डैश करके जेड लिख देना ऐसे, जेड इधर यूरिया लिख दो, यूरिया जेड। क्यों लिखवा रहा हूँ इसको, लिख दीजिए आप लोग। इसमें भी लिखिए 33 से 38% नाइट्रोजन, 33 से 38% नाइट्रोजन, जल्दी लिखो। फिर लिखिए, अब दो और हैं, ज्यादा नहीं। देखिए मैंने इनको एक साथ इसलिए लिखवा दिया, लगभग 38 उसमें भी 38 इसमें भी है, इसीलिए थोड़ा सा याद हो जाए, क्योंकि जब चीजें एक साथ एकुमुलेट हो जाएंगी ना, एग्रीगेट होंगी, तब जो होता है वो समस्या आएगी, है कि नहीं? कुछ कर- अरे यार एक तो कर, एक करवा लो तुम, ठीक है ना? देखिए समस्या क्या होगी, जब बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा ना, तब थोड़ा आपको, तब आदमी ट्रिक पे भी ज्यादा नहीं याद हो पाए। सही है। देखिए
जब बहुत ज़्यादा एकुमुलेट हो जाएगा चीज़ें तो ज़्यादा हो जाएंगी, तब उसके लिए तभी मैंने क्या बताया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरिया जेड में हो गया 38% नाइट्रोजन। अब मैं दो बता दे रहा हूँ आपको, फिर भी यही पूछता और पूछता फर्स्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा होता है, यूरिया। अगर आ गया क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछ। और भी है, एक सुंडा में भी थोड़ा देख लीजिए, एक आक और लिखा है। फिर आगे लिखिए आप लोग, सी डी यू, सी डी यू और आई बी टी यू। डी डी का फुल फॉर्म लिखना है आपको, आई बी डी में 30 से 32 नाइट्रोजन, 30 से 32 पर आई बी डी और आई बी डी इससे लिखिए, सी डी यू का फुल फॉर्म लिखिए, में 30% होता है और इसमें 32 होता है, लगभग एवरेज में आ जाता है, कोई टेंशन। लिखिए फुल फॉर्म, प्रोटो सी आर ओ, प्रोटो नाइलिडीन, प्रोटो आर ओ टी ओ एन वाई एल एन, अब सी आर ओ टी ओ, नाइली एन वाई एल आई, डीन एन वाई एल आई, डीन डी ई एन ई, और डायूरिया, डायूरिया लिखो डी आई आर ई, तो नाइलिडीन डाई, बता दे रहा हूँ, प्रोटो सी आर ओ टी ओ, नाइली एन वाई एल ई एन ई, प्रोटो नाइली डीन डी आई एन ई, प्रोटो नाइलिडीन डाई यूरिया डी आई बार ई, नाइलिडीन डाई यूरिया। लिख लो, आइसो, आइसो आई एस ओ पी यू टी वाई, पी यू टी वाई एल आई डी ई एन ई, तो पता आइसो एक बार में लिख ली स्पेलिंग, आई एस ओ पी यू टी वाई एल आई डी ई एन ई, आइसोब्यूटिलिडीन डाई, ये फुल फॉर्म है, यही थे चार, आपका हो गया। याद रखेंगे ना, सबसे पहला यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें 38% नाइट्रोजन, यूरिया जेड सेम एज सेम, फिर सीडीयू और आईबीडीयू, सीडीयू का फुल फॉर्म फोटो नाइलिडीन डाई, या आईबीडीयू का आइसो ब्यूटिलिडीन डाई। थोड़ा सा कठिन है, एक बार जब आ जाएगा तो हो जाएगा याद आराम से, कुछ एक में इसमें 30 से 32% होता है, उधर हो जाता है आपका 38%। देखिए आगे, ये नीम कोट, सॉरी भाई कोटेड, ये कोटेड फर्टिलाइजर, सी ओ टी डी, कोटेड फर्टिलाइजर, सी ओ ए टी डी, नीम कोटेड नहीं आता, नीम के साथ लिख लीजिए। इसके लिए कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है, नीम के, नीम नीम कोटेड आती है, लैक कोटेड, लैक आप लोग जानते हो, लैक, लैक नहीं जानते हो, लाख कीट बोलते हैं, कहानी था महाभारत में, सुना था, अच्छा करे, एल ए सी लैक कीट, जिसको लैक। लिखिए आगे, सल्फर, जिप्सम, आर यू, आर यूज्ड। एक्चुअली होता क्या, जब इनका यूज कर देते तो उससे वही लीचिंग, सारा केस लीचिंग पे ही आके होता है, उससे लीचिंग जो होता हो कम होती, इसलिए नीम कोटेड, लैक कोटेड और आपका सल्फर कोटेड जिप्सम, इस तरह से होता हो फर्टिलाइजर का यूज। अब आते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट है एक, नाइट्रिफिकेशन एंड यूरिया, लिखिए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, नाइट्रिफिकेशन पॉइंट, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर
नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। क्या होती है नाइट्रिफिकेशन? क्या होता है नाइट्रिफिकेशन? आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं बाकी। मतलब जो एटमॉस जैसे आपने कोई भी यूरिया ही दिया, आपने यूरिया ही आपने दिया, तो उसका एक प्रारूप बनेगा अमोनियम, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अब इसी को दो बैक्टीरिया यहाँ पे काम करते हैं, आप लोग पता होगा, है कि नहीं? अब इसी अमोनियम को किसमें तोड़ा जाएगा? नाइट्राइट, NO2। बाद में यही किसमें टूटेगा? नाइट्रिफिकेशन इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, वो चरणों में होती है। सबसे पहले जो अमोनियम आयन कहाँ से आएगा? तो भी उर्वरक दोगे, चाहे वो आपका जो लेगुमिनस जो क्रॉप होती हैं वो भी स्टोर करेंगे, बाद में इसी में चेंज होगा। सारा खेल यहीं पे आना है। क्योंकि अच्छा, नाइट्रेट में क्यों जा रहे हो? क्योंकि पौधा नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है? जब मैं आपको जब 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 मतलब सॉइल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में भी ले लेते हैं। सही बात है, जैसे धान हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया। धान, आलू, गन्ना वो अमोनिकल फॉर्म भी प्रिफर करते हैं और नाइट्रेट फॉर्म भी प्रिफर करते हैं। सही बात है। लेकिन ज्यादातर फसलें जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेती है। तो ऐसे थोड़ा ना यूरिया डाले तुरंत नाइट्रोजन, ऐसा नहीं होता बाबू। ऐसा नहीं कि यूरिया डाल दिया तुरंत नाइट्रेट में, डायरेक्ट में तो एमाइड फॉर्म में है, चेंज होती है उसमें, जाके अमोनियम में चेंज होगी बाद में, फिर अमोनियम नाइट्रेट में चेंज होगा, और नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्राइट जो होगा वो नाइट्रेट में। इसके लिए दो बैक्टीरिया कार्य करते हैं, एक का नाम क्या होता है? नाइट्रोसोमनास है, नाइट्रो नाइट्रो, ये सॉइल बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, भाई चलो किसका मैसेज आ रहा है, देखो तो, जाओ बतिया आओ पहले, चला काम यही सब तुम लोग डिस्टर्ब किए रहते हो। अब देखिए, जो हम नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर डालते हैं, देखिए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब जानते क्या होता है? जो किसी चीज को रोक देगा। इनहिबिटर मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोक देना। इनहिबिट की मीनिंग ही होती है किसी चीज को रोक देना। होता क्या है, जब हम लोग नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर या जब डालेंगे हम लोग, समझ में आया? तो ये इसी पहली वाली ही प्रोसेस को रोक देगा। जब पहली प्रोसेस रुक जाएगी तो आगे कुछ काम ही नहीं होगा, पौधा जो होता है उसको नहीं ले पाए। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? सोचिए, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का लॉस ना होने पाए तो हम का यूज, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कि बहुत ज्यादा लोग फर्टिलाइजर का यूज अगर आप लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जहाँ पर नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं है तब भी आप लोग नाइट्रोजन दे दिए हैं, इस तरह का यूज हम लोग करते हैं। ये इसका यही काम होता है, वो पहली ही प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, क्या प्रिवेंट कर देगा। तो ये होता है आपका नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। अब इनके एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा लिख लिया आप लोग। देखिए, दीज आर दो सब्सटेंस, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर में लिखे दीज आर दो सब्सटेंस, दीज आर दोज सब्सटेंस, दीज आर दोज सब्सटेंस which can which can slow down the which can slow down the which can slow down the nitrification process, which can slow down the nitrification by inhibiting by inhibiting by inhibiting the activity of by inhibiting the activity of क्या लिखेंगे इसके बाद?
नाइट्रोसोमनास। सही बात है। इसमें आखिर आखिर ये जो अभी हम जो कम इसके एग्जांपल लिखवाएंगे नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर में, कोई ना कोई केमिकल होगा, कोई ना पदार्थ होगा, वो करेगा क्या कि इसी बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। सही बात है। या उसको डोरमेंट कंडीशन में भेज देगा। अगर भाई इसको मार देगा तो ये क्रिया होगी ही नहीं, तो पौधा को वो जो होता है अवेलेबल फॉर्म में ही नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होते हैं वो आके सीधे नाइट्रोसोमोनास की एक्टिविटी को किल कर देंगे या उसको रोक देंगे। इसकी वजह से क्या होता है, ये नाइट्रिफिकेशन की क्रिया पूरी नहीं हो पाती है। तो यही काम भाई नाम से ही क्लियर है, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, जो नाइट्रिफिकेशन की क्रिया क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। और होगा क्या, सिर्फ अब पूछता है उसमें कौन से स्टेप में, मतलब कौन से बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास को करते हैं, नाइट्रोबैक्टर को नहीं करते। क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है, जहां अब 2 स्टेप होगा तो 2 बैक्टीरिया काम में आएंगे, एक नाइट्रोसोमोनास होगा, एक नाइट्रोबैक्टर होगा। कहा तो नहीं, कभी कभी क्या होता है, लीचिंग की प्रोसेस को कम करने, सारा खेल लीचिंग पे आकर टिक गया, लीचिंग की प्रोसेस कम हो जाएगी तो फ्लो धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मर जाएगा, जब वो उसका इफेक्ट खत्म खत्म हो जाएगा, वहां तो है खेत में ज्यादा पानी लग गया, जब पानी ज्यादा हो जाएगा लीचिंग ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। के लिए हमने ये केमिकल डाल देंगे, तब तक रुका रहेगा फर्टिलाइजर, अब फर्टिलाइजर दे दिए, पानी मतलब बारिश हो गई ज्यादा। ये सब समझ में आया ना। जब ये क्रिया होगी नहीं तो आखिर यूरिया दे रहे हो तो यूरिया डायरेक्ट थोड़ी ना नाइट्रेट फॉर्म में हो जाती हो, तो प्रोसेस होती है कि नहीं। देखिए आगे, देख लीजिए थोड़ा सा, अच्छा लिख ही लीजिए इसमें, दे ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ, दे ब्लॉक द ब्लॉक दे ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट, they block the conversion of ammonium to nitrite by inactive by inactivating the by inactivating the nitrosomonas bacteria, by inactivating the nitrosomonas bacteria, by inactivating the नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। अरे बताए तो 2 बैक्टीरिया, अब उतना याद कर लो यार आप लोग थोड़ा, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और लिखिए बट नो इफेक्ट ऑन नाइट्रोबैक्टर, बट नो इफेक्ट ऑन नाइट्रोबैक्टर। ये आगे अगला पॉइंट लिखिए, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं प्लांट के लिए, हिंदी में लिखिए आप लोग, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं प्लांट के लिए, प्लांट सॉइल और सबके लिए नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब कोई खतरा नहीं होता इनसे अगर इनको खेत में डालोगे तो। हाँ नॉन टॉक्सिक होते सबके लिए है। सॉइल भाई क्या सब में क्या आ जाएगा, सॉइल हो जाएगा, खेत हो जाएगा, और खेत में आपके जो वो जो जीव रहते हैं उसके लिए, देखिए इट इज नॉन टॉक्सिक। अब लिख लिया आप लोग, देखिए एग्जांपल लिखिए, सबसे पहला ए एम, ए एम ऐसे ही आता है ए एम करके, वो उसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो बहुत आता है, आप लोग सुनना उठा के देंगे ऐसे लिखा है। फिर लिखिए आगे, नाइट्रा पायरीन, अगला एग्जांपल लिखिए, ए एम अगला एग्जांपल लिखिए, नाइट्रा पायरीन, एन आई टी आर ए, नाइट्रा पायरीन, पी वाई आर आई एन। नाइट्रा पायरीन का ही दूसरा नाम है नाइट्रोजन सर्व, नाइट्रोजन सर्व ऐसे लिखिएगा, नाइट्रोजन सर्व, क्या सी, नाइट्रोजन सर्व, इसलिए नाइट्रोजन सर्व। नाइट्रोपायरिन का दूसरा नाम क्या हो गया, नाइट्रोजन सर्व। देखिए एम हो गया, एम का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, इसमें बहुत दिया, 2 amino 4 chloro 6 में नहीं है। फिर आगे लिखिए डी सी डी, अगला एग्जांपल डी सी डी, देखिए इसका फुल फॉर्म डाई, डी आई सी वाई, डाई साइनाडीमाइड है, डी आई सी वाई, डी आई सी वाई ए एन, ए एन डी आई ए एम आई डी। तो इसका क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, डाई साइनाडीमाइड। फिर आगे लिखिए,
नीम केक, अगला लिखिए, अगला एग्जांपल लिखिए, नीम, ऐसे मतलब अगला पॉइंट में लिख लीजिए, एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल ये है लेकिन थोड़ा सा इसको लिख, अलग लाइन में लिख लीजिए, नीम केक अथवा ऑयल, मतलब नीम का खली या उसका तेल, नीम केक और ऑयल, फिर कॉमा करके लिखिए, करंज और ऑयल, ऑयल किसका, नीम का है, करंज, कॉमा करके लिखिए, करंज, करंज केक, करंज नहीं जानते आप लोग, फॉरेस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा करिए, क्वेश्चन आता है, पॉनगेमिया पिन्नाटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, करंज का, करंज का पेड़ आप लोग जाइएगा, आज सर्च करिए, करंज का वैज्ञानिक नाम होता है पॉनगेमिया नाटा, करंज, करंज केक, करंज की खली, खली तो जानते हैं, ग्रेट खली नहीं, खली क्या होती है तो बताओ, खुद मारेंगे कसम, बताओ खली क्या होती है, केक, जैसे सरसों का हम बता रहे हैं, तो हम लोग सरसों पेराने मतलब उसकी जब क्या की जाती है, पेराने के बाद जो होती है चलता है, वेस्ट मटेरियल नहीं होता, वो भी यूज होता है बहुत, बिकता कितना महंगा, 11-12 रुपए किलो बिकता है कि नहीं जानवर जो होता है उसको खा जाते हैं, तो करंज उसी तरह करंज का भी होगा, बहुत सारे जितने भी ऑयली मतलब जिसमें जिसमें ऑयल निकल सकता है उसका वो तो निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो ये सब जो होता है, देखिए क्या कहाँ पे पहुंचे, आर आल्सो यूज्ड एज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, आर आल्सो यूज्ड एज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, आर आल्सो यूज्ड एज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, तो इफ लिख लिए तब बता रहे हैं, अब इसके बाद डालिएगा आप लोग, यूरिएज इनहिबिटर, हाँ बस बस, ये लास्ट ही टॉपिक है भैया, ये 2 मिनट टाइम दे दो, क्या 2 मिनट 5 मिनट नहीं टाइम दे सकते क्या, काम वाली क्लास में हम पढ़ाएंगे नहीं, हमारा खुद ही नहीं, पहले अरे यार 5 मिनट एकदम कतई, सुनो पहले मेरी बात सुन लो, देखिए, अब इफको वालों ने देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट नीम का यूज कर दिया, अब उससे क्या हुआ, देखिए आप आजकल देखते हो नीम कोटेड यूरिया आ रही है, गवर्नमेंट ने एकदम अलाउ कर दिया है, अब देखिए उससे क्या होता है, देखिए सुनिए बात को मेरे, फ्लो रिलीज भी हो गया, और नाइट्रिफिकेशन को थोड़ा धीरे धीरे करता है, तो उससे क्या होगा धीरे, अब भाई अब किसान लोग करते क्या है, एक ही बार में दे देते हैं नाइट्रोजन, होना क्या चाहिए, स्प्लिट में कई बार देना चाहिए, तो भाई साइंटिफिक बात क्या है, तो उसने क्या कर दिया, नीम कोटेड, गवर्नमेंट ने भी उसको कह दिया भाई, अब उनका थोड़ा सा खर्चा बढ़ा लेकिन तो दाम भी तो बढ़ा दिए, है कि नहीं, तो उन्होंने नीम कोटेड यूरिया आजकल कंपलसरी हो गई है, नीम कोटेड डीएपी, उससे क्या हो गया, अब देखिए नीम अब कोटेड करने के लिए तो तेल चाहिए, तो खली चाहिए, ज्यादातर तेल ही चाहिए, तेल का हम लोग लगा, अब उस देखिए यूरिया और नाइट्रिफिकेशन की क्रिया को भी धीरे धीरे स्लो स्लो करेगा, तो स्लो स्लो पौधों को मिलेगा, इकट्ठे भैया दे दोगे तो उल्टी हो जाएगी, पौधों को भी दिक्कत हो जाएगा, अब तो दोनों क्रिया, फ्लो रिलीज भी हो गया और नाइट्रिफिकेशन, जा रहे हो क्या यार ये पॉइंट लिखना है बस, और देखिए आप लोग, यूरिएज इनहिबिटर, ऐसे पहले लोग मतलब व्रत रह जाते हैं, पहले 10-10 हजार साल तक यूरिएज इनहिबिटर, इनहिबिटर, देखिए अब यूरिएज इनहिबिटर लिख ही लिए हैं, तो लिखिए आर दोज, यूरिएज इनहिबिटर आर दोज सबस्टेंट, सबस्टेंट माने क्या होता है, पदार्थ, दैट कंट्रोल द रेट ऑफ, दैट कंट्रोल the rate of hydrolysis, that control the rate of hydrolysis of urea, that control the rate of hydrolysis of urea by regulating, by regulating the activity of, by regulating the activity of यूरिएज एंजाइम, याद रखिएगा एंजाइम के बारे में, सॉइल बायोलॉजी में सब बताऊंगा कौन एंजाइम का क्या काम होता है,
बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ यूरिएज एंजाइम। अब आप लोग थोड़ा सा पी पी बिल्कुल सही बात है। पीएम ए फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, 4 प्रकार के होते हैं। हमने ट्रिक बताया था, एस आर के पास एक जीएफ है। तो एस फॉर स्टोमेटा, तो आप बता रहे हैं, एस फॉर स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, आर फॉर रिफ्लेक्टेंट टाइप, और जी फॉर ग्रोथ रिटार्डेंट, एफ फॉर फिल्म फॉर्मिंग। तो देखिए सुन लीजिए एक बार, ये आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, एग्रोनॉमी वाले सर जी पढ़ाएंगे। होते क्या है, इन सारा का काम क्या होता है, स्टोमेटा को मतलब ट्रांसपायरेशन का रेट कम करने। तो पहले का एग्जांपल बता दिए हैं, ये क्या बताए हैं, पीएम ए। उसके बाद रिफ्लेक्टेंट में क्या आता है, केओलिन 5%, ये हो गया। और ग्रोथ रिटार्डेंट में सबसे अच्छा आ जाता है ट्रिपल सी, साइकोसिल जिसको बोलते हैं। और फिल्म फार्मिंग में वैक्स या ऑयल आ जाते हैं। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा वो चीज़ें आगे आप लोग सुंडा उठा के पढ़ेंगे ना, या सर जी पढ़ाए ही होंगे, आई थिंक आप लोग पढ़ाए होंगे, तो उसमें देखिए पीएमए हो गया। आगे लिखिए पीपीडीए, पीपीडीए उसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख लिया आप लोग एनबीपीटी, एनबीपीटी ज़्यादातर यही पूछा जाता है, पीएमए वाला ही, एनबीपीटी। एक चीज, अच्छा हाँ ये हो गया। अब एक चीज आप लोग लिखिए एसिटिलीन, एसिटिलीन एक गैस होती है, C2H2 जिसको बोला जाता है, आर आल्सो यूज्ड एज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। एसिटिलीन C2H, C2H, एसिटिलीन, एसिटिलीन आर आल्सो यूज्ड एज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। ठीक, एसिटिलीन। देखिए होता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड आप लोग सुने होंगे, इसके बारे में तो सुने होंगे, CaC2 के बारे में। इसके कैप्सूल का प्रयोग जो होता है खेतों में कर दिया जाता है, और इससे निकलती है आपकी एसिटिलीन गैस, और वो जो होती है नाइट्रिफिकेशन की क्रिया को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। ये इसका प्रयोग और कहीं भी करते हैं, कार्बाइड है पकाने में, वहां से भी तो एसिटिलीन गैस निकलती है, इसको अब तो नहीं है। अब क्या होता है, एसी वाला आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए तब, अब आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अगर शाम को क्लास होती है, नहीं तो फिर होली बाद ही होगी, अगर मतलब हम कल नहीं गए तो घर पे, समझ में आया? तो अगर शाम को रहेगी तो आ जाइएगा आप लोग, शाम को मैच भी है, ये भी समझता है एक है और उसी टाइम हमें लगता क्लास भी लगेगी, तो समझ। अब देखिए, पहले तो ये समझ में आया, समझ में आ गया, आराम आराम से इसीलिए पढ़ा रहे हैं, बताइए समझ में आ गया? नहीं समझ में आता क्या तुम्हें? आ जाता है? कैसे इससे एसिटिलीन गैस निकलेगी बताओ, कैल्शियम कार्बाइड से अभी पढ़ाए कह रही हूँ क्या अरे होता क्या भाई, कैप्सूल, जैसे कैप्सूल माने क्या होती है, गोली होती है भाई, कैप्सूल है, एक ऐसे खेत में डाल दो, तो जब कैल्शियम कार्बाइड का क्या आता है भाई, एसिटिलीन का गैस का थोड़ी ना कैप्सूल बना लोगे, गैस तो गैस फॉर्म में रहेगी, ये क्या आता है, एक मटेरियल हो जाएगा, इसको हम पौधों की जड़ों में से डाल देंगे, तो इससे एसिटिलीन गैस निकल जाएगी। एसिटिलीन गैस क्या करती है, डायरेक्ट नाइट्रिफिकेशन। अब ऐसा गैस कितना, गैस छेड़ोगे तो गैस उड़ जाएगी वातावरण में। तो वैज्ञानिकों ने उसको दिमाग लगाया कि हमने क्या किया, इसका कैप्सूल बना दिया और उससे एसिटिलीन गैस निकाल लेते। अगर यही फलों में भी तो होता है कि नहीं? फलों में आखिर क्या होता है भाई, खुद सोचिए आप लोग, कि फल में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड आता था, एक केमिकल आता था, लगा देते थे, उससे क्या होता था, एसिटिलीन बाद में एथिलीन जो होता है वो हार्मोन होता था फलों को पकाने के लिए, ये सिंपल